हेलो दोस्त, मैं सोनाली राज। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो टॉपिक है देशद्रोह कानून। देशद्रोह कानून को आईपीसी की धारा 124A के तहत परिभाषित किया गया है। ये एक ऐसा कानून है जो लगातार सुर्खियों में बना रहता है। वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस कानून पर अंतरिम रूप से यानी अस्थायी रूप से रोक लगा दी गई है। यानी भारत के किसी भी नागरिक के विरुद्ध जो है धारा 124A के तहत ना ही कोई नई जो है FIR दर्ज की जाएगी और ना ही गिरफ्तार किया जाएगा। ऐसा तब तक किया जाएगा जब तक सरकार यानी भारत सरकार राजद्रोह कानून की समीक्षा नहीं कर लेती है। तो दोस्त, राजद्रोह कानून जो था वो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया कानून है। अंग्रेजों ने भारत स्वतंत्रता से पूर्व यानी आज़ादी से पूर्व भारतीय क्रांतिकारियों का दमन करने के लिए इस कानून को बनाया था, जो आज भी बरकरार है। कहने का मतलब ये कानून आज भी अस्तित्व में है। तो चलिए हम लोग राजद्रोह कानून को अच्छे से समझने के लिए इसे कई पार्टों में बांटकर समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि राजद्रोह कानून क्या है, इसकी जड़ें मतलब इसकी शुरुआत कहाँ से होती है और इस मामले में सरकार का क्या दृष्टिकोण रहा है और भारत और न्यायपालिका का क्या दृष्टिकोण रहा है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये राजद्रोह कानून क्या है। राजद्रोह कानून को हम सिटीजन लॉ भी कहते हैं। कभी कभी हम राजद्रोह कानून और देशद्रोह को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। देशद्रोह और राजद्रोह में अंतर होता है। देशद्रोह का मतलब होता है देश के विरुद्ध युद्ध, यानी आप देश के विरुद्ध देश के शत्रु की सहायता से देश को क्षति पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो वह देशद्रोह है। यानी एक प्रकार से भारत की संप्रभुता पर हमला होता है देशद्रोह। देशद्रोह के कानून के तहत जो है आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, बल्कि आईपीसी की अन्य धाराओं के तहत जो है देशद्रोह के मामले में आपको गिरफ्तार किया जाएगा, जैसे धारा 121। देशद्रोह की परिभाषा आईपीसी की किसी भी धारा में परिभाषित नहीं की गई है। चलिए हम लोग राजद्रोह के बारे में देखते हैं। राजद्रोह को आईपीसी की धारा 124A में परिभाषित किया गया है। राजद्रोह जो होता है वो सरकार या शासन व्यवस्था के विरुद्ध किया गया विद्रोह है। यदि आप धारा 124A के अनुसार यदि आप लिखकर, बोलकर या फिर अपने भाषणों के माध्यम से, अपने आचरण के माध्यम से या प्रतीक चिन्हों के माध्यम से आप कोई ऐसा कृत्य करते हैं या कोई ऐसा कार्य करते हैं जिससे समाज में हिंसा फैलती है, सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है, उत्तेजना पैदा होती है या घृणा पैदा होती है, तो आपको धारा 124A के तहत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। राजद्रोह कानून जो है वो एक गैर जमानती अपराध है, यानी आपको महीनों तक जो है जमानत नहीं मिलती। दोषी पाए जाने पर आपको 3 साल या आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। आपको सरकारी नौकरी से वंचित किया जा सकता है और आप पे जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो चलिए राजद्रोह कानून को अच्छे से समझने के लिए हम लोग इसकी जड़ की तरफ चलते हैं। आखिर राजद्रोह कानून की शुरुआत कहाँ से हुई। जानकारी के लिए दोस्त आपको बता देते हैं कि राजद्रोह कानून जो है वो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया कानून है, यानी आज़ादी से पूर्व भारतीय क्रांतिकारियों का दमन करने के लिए बनाया गया था। अंग्रेजों ने अपने यहाँ ये कानून 1661 में बनाया था, जबकि भारत में यह कानून जो है 1870 में बनाया गया है। राजद्रोह कानून 1860 में आपका आईपीसी कानून बनता है और 1862 में जो है आईपीसी कानून लागू होता है। जब आईपीसी कानून बना था तो राजद्रोह यानी तब उसमें धारा 124A नहीं था, यानी मूल रूप से जब आईपीसी कानून बना था तो उसमें 124 यानी राजद्रोह का उसमें उल्लेख नहीं था। राजद्रोह कानून को 1870 में जो है 1870 में अंग्रेजों ने बहावियों का दमन करने के लिए बनाया था। कहने बहावी जो थे वो बहुत ही खतरनाक थे। एक बहावी शेर अली खां जिनका नाम था, इन्होंने अंडमान निकोबार जेल में जो है उस समय के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी थी। इससे अंग्रेज बहुत जो है चिंतित हो गए थे। उन्होंने इस तरह के दमन को दबाने के लिए जो है धारा 124A लाया, यानी राजद्रोह कानून को लाया तो गया था बहावियों का दमन करने के लिए, लेकिन इसका उपयोग जो है वो जो है गैर बहावियों के खिलाफ किया गया। राजद्रोह कानून को सबसे पहले जो है कलकत्ता के पत्रकार जोगेंद्र नाथ को जो है एक लेख लिखने के लिए जो है धारा 124A के तहत गिरफ्तार किया जाता है। 1890 में इसे और भी कठोर बना दिया जाता है। 1898 ईस्वी में जब महाराष्ट्र का जो प्लेग कमिश्नर था वो जनता पर उसने जो है बहुत ज़्यादा ज्यादती की थी, इसलिए जावेकर बंधुओं ने जो है प्लेग कमिश्नर की हत्या कर दी थी। प्लेग कमिश्नर की जब हत्या कर दी थी तो उस समय
यानी तिलक जो महाराष्ट्र के थे, गरम दल के नेता थे। तिलक के बारे में हमने आपको पीछे बताया हुआ है अपने संविधान सभा की मांग में जो है। ये जो है एक राष्ट्रवादी विचारक थे। इन्होंने अपनी मराठी पत्रिका में जो है जावड़ेकर बंधुओं का क्या किया था, समर्थन किया था। तो तिलक को जो है धारा 124A के तहत गिरफ्तार किया गया था, यानी राजद्रोह के कानून के तहत गिरफ्तार किया गया था। उन्हें 18 महीने की सजा भी हुई थी। जब वो जेल से वापस लौट के आते हैं तो महाराष्ट्र में एक नायक की तरह उभरते हैं। इसके अलावा आप देखते हो 1908 में दोबारा जो है इसी कानून के तहत, यानी धारा 124A के तहत तिलक को गिरफ्तार किया जाता है। जब जो है ये आपके जो है खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने जो है मजिस्ट्रेट की हत्या करने की साजिश रची थी। फिलहाल हत्या तो नहीं हुई, 2 महिलाएं उसमें मरी थी। तो उस समय भी तिलक ने जो है प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुदीराम बोस का जो है समर्थन किया था। तो उस समय तिलक को जो है धारा 124A के तहत गिरफ्तार करके उन्हें 6 साल की सजा हुई थी। उन्हें मंडले जेल भेजा गया था। गीता रहस्य वही जो है उन्होंने लिखा है। फिर आप देखते हो 16 में भी ये कानून जो है तिलक के विरुद्ध लगा था, लेकिन उस समय मोहम्मद अली जिन्ना ने पैरवी करके इन्हें बचा लिया था। 1922 ईस्वी में यंग इंडिया में एक लेख लिखने के कारण महात्मा गांधी के विरुद्ध भी जो है क्या होता है, धारा 124A के तहत उन्हें भी गिरफ्तार किया जाता है। जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने कहा मुझे बहुत खुशी है कि मुझे धारा 124A के तहत गिरफ्तार किया गया। उसमें उन्होंने कोई वकील नहीं लिया था और ना ही अपने बचाव में कोई दलील दिया था। इससे जज काफी प्रभावित हुआ था। बाद में फिलहाल उन्हें 4 साल की सजा हुई थी। बाद में महात्मा गांधी की ईमानदारी की वजह से या बीमारियों की वजह से जो है उन्हें 1924 में ही छोड़ दिया जाता है। आप देखते हो राजगुरु भगत सिंह, सावरकर को इसी कानून के तहत जो है गिरफ्तार किया जाता है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय भी महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं पर जो है राजद्रोह के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया था। ये तो रही आज़ादी के पहले के बाद। आज़ादी के बाद सबसे इम्पोर्टेंट केस देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण केस है दोस्त। केदारनाथ बनाम बिहार राज्य, यानी 20 जनवरी 1965 का मामला। यानी आज़ादी के बाद जब केंद्र में नेहरू सरकार बनती है, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। केदारनाथ जो थे वो भारत के एक पत्रकार थे, कम्युनिस्ट पार्टी के एक नेता थे। वो बरौनी में एक सभा कर रहे थे। उन्होंने एक वक्तव्य दिया था कि हम लोग जो सभा कर रहे हैं यहाँ पर सरकार के CID कुत्ते मौजूद हैं। जैसे हम लोगों ने अंग्रेजों को भारत से निकाल के फेंका था, वैसे हम लोग कांग्रेस को भी सत्ता से बाहर फेंक देंगे निकाल करके। यानी चुनाव के माध्यम से कांग्रेस को भी हम जो है सत्ता से क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। उनके इतना कहने भर से ही जो है उनके ऊपर धारा 124A लगा दिया जाता है, यानी राजद्रोह के तहत उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है, फिर हाई कोर्ट में जाता है, हाई कोर्ट से फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो है केदारनाथ मामले में कहा कि जो है केदारनाथ ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है जिससे समाज में हिंसा फैली है या सामाजिक सौहार्द बिगड़ा हुआ है। इसलिए केदारनाथ को जो है क्या कर दिया जाता है, रिहा कर दिया जाता है। लेकिन इस मामले में न्यायपालिका ने क्या किया था, जो राजद्रोह का कानून था उसको सीमित कर दिया था। उसने कहा था कि जो है सरकार से असहमति व्यक्त करना या शासन व्यवस्था पर टिप्पणी करने भर से जो है राजद्रोह मामला दर्ज नहीं होता है। फिलहाल मामले को न्यायपालिका ने बरकरार रखा। आप देखते हो 2016 में JNU के तत्कालीन अध्यक्ष कन्हैया कुमार उमर और जो है अभिनव भट्टाचार्य के खिलाफ भी ये मामला दर्ज होता है। ठीक है। और उसके बाद जो है एक पर्यावरण कार्यकर्ता रवि शास्त्री पर जो किसान आंदोलन चल रहा था, गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो है हिंसा फैलाने के आरोप पर जो है उनके खिलाफ भी राजद्रोह के तहत मुकदमा दर्ज होता है। इधर बुकर पुरस्कार विजेता और सामाजिक कार्यकर्ता अर्धंती राय के खिलाफ भी ये मामला चलता है। और कश्मीर से भारत में पढ़ने आए, आगरा में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे 3 छात्र जब पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाने लगते हैं तो उनके खिलाफ भी ये मामला दर्ज होता है। ठीक है। ये तो रहे आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद के मामले। आइए हम लोग थोड़ा सा आंकड़े पे नजर डालते हैं। आखिर जब कांग्रेस की सरकार थी तो उसने राजद्रोह के मुकदमे का जो है रिकॉर्ड अपने पास नहीं रखा, लेकिन जब मोदी सरकार 2014 में सत्ता में आती है तो उसने राजद्रोह के जो है रिकॉर्ड दर्ज करने शुरू कर दिए। 2015 से लेकर 2020 तक, यानी NCRB का मतलब क्या होता है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। NCRB
एनसीआरबी के मुताबिक जो है 2015 से लेकर 2020 तक राजद्रोह के कुल 356 मामले दर्ज किए गए, जिसमें 548 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें मात्र 7 मामलों में 12 लोगों को ही अदालत द्वारा दोषी पाया गया, बाकी सबको जो है रिहा कर दिया गया। 1918 में जो विधि आयोग की रिपोर्ट भी आई थी, उसने भी जो है खुले रूप से इस राजद्रोह कानून के दुरुपयोग की आलोचना की थी। इस राजद्रोह कानून को जो है कभी कभी जो सरकारें होती हैं वो राजनीतिक हथियार के रूप में भी इसका उपयोग कर लेती हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये तो रहा आपका राजद्रोह कानून के आंकड़े। 15 जुलाई 2021 ईस्वी को जो है सर्वोच्च न्यायालय यानी एनवी रमणा, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के 48वें मुख्य न्यायाधीश है, इनकी पीठ ने जो है जब राजद्रोह कानून की याचिकाएं जो है राजद्रोह कानून के तहत सर्वोच्च न्यायालय में कई याचिकाएं दायर होती हैं, चुनौती दी जाती है, तो एनवी रमणा की संविधान पीठ ने जो है सरकार को नोटिस जारी किया। सरकार ने 9 मई 2022 को जो है एक हलफनामा दायर किया। उसने कहा कि हम इस मामले को क्या करेंगे, पुनर्विचार करेंगे, तब तक जो है कोर्ट इन याचिकाओं को क्या कर दे, खारिज कर दे। लेकिन जब 11 मई 2022 को इस मामले पर जो है सुनवाई होती है, जो भारत सरकार की तरफ से जो है उसके सॉलिसिटर जनरल यानी तुषार मेहता जो है कहते हैं कि इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है, इसलिए इसकी जो है समीक्षा करने की ज़रूरत है। क्योंकि ये मामला इतना सुर्खियों में क्यों आया दोस्त, ये मामला सुर्खियों में इतना इसलिए आया क्योंकि महाराष्ट्र में जो है नवनीत राणा दंपत्ति यानी राणा दंपत्ति को जो है हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए जो है हनुमान चालीसा पढ़ने पर जो है गिरफ्तार कर लिया गया था महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। उन पर भी धारा 124A लगाया था। बाद में मुंबई की अदालत ने जो है इस धारा को हटा दिया राणा दंपत्ति से। तो कहने का मतलब ये है, न्यायपालिका ने जो है इस मामले में फिलहाल प्रेजेंट टाइम में अंतरिम रूप से क्या लगा दी है, रोक लगा दी है, और कहा है कि इस मामले के तहत कोई भी वर्तमान समय में कोई भी जो है FIR दर्ज नहीं होगी। और न्यायपालिका ने इस मामले में सरकार से सवाल पूछे हैं कि आप जो है इस कानून को समीक्षा करने में कितना समय लेंगे, और जो लंबित कानून है उस पर भी आप अपनी राय जो है व्यक्त करें। तो दोस्त, ये तो रहा आपका राजद्रोह कानून। राजद्रोह कानून के बारे में जो है न्यायपालिका ने टिप्पणी की कि यह जो बढ़ई के हाथ में जो है एक ऐसी आरी की तरह है जो जंगल में पेड़ काटने के बजाय पूरा जंगल ही काट दे रही है। कहीं ना कहीं उसका इशारा जो है इस कानून के दुरुपयोग पर भी रहा। इस कानून का दुरुपयोग जो है सरकारें अपने विरोधियों के लिए जो है अपने राजनीतिक विरोधियों के लिए भी करती रही हैं। तो ये तो रहा दोस्त, ये रहा आपका राजद्रोह कानून। विशेषज्ञों की राय ये है कि इस कानून को जो है समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि ये कानून 152 साल पुराना जो है अंग्रेजों के ज़माने का कानून है। इससे भारतीय जनता के मन में इस कानून को लेकर क्या होती है, भारतीय जनता को जो है इस कानून को लेकर क्या है, उसके मन में नफरत की भावना है। इसलिए कानून को समाप्त करके इसके स्थान पे कोई नया कानून लाया जाए। और विशेषज्ञों की राय यानी जो हमारे समाज के जो विशिष्ट व्यक्ति हैं उनकी ये भी राय है कि जो है अनुच्छेद 19(1) यानी विचार अभिव्यक्ति और जो है राजद्रोह कानून के बीच में जो है एक स्पष्ट सीमा रेखा खींचा जाए। कहने का मतलब हम कुछ भी बोले, यानी लोकतंत्र जो आलोचना जो होती है, लोकतंत्र की क्या होती है, आत्मा होती है। यदि हम सरकार से अपनी असहमति व्यक्त करते हैं, उसके कार्यों की आलोचना करते हैं, तो हम पे धारा 124A की धारा ना लगाई जाए, क्योंकि यह उसका दुरुपयोग है और सरकार की आलोचना करना जो है जनता का हक है। तो इस मामले में आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारा वीडियो यहीं तक। आपको राजद्रोह कानून के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।